Hello everyone, welcome to the discussion of revolt of 1857 from our past 3 8th class NCERT। हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को और बात करते हैं थ्रू द आइज ऑफ पीपल। देखो, अंग्रेज़ी हुकूमत अशप्रीत इस ज़माने में कितना भी अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर ले, लेकिन जनता को कुछ तो फील हुआ होगा ना कि उन्होंने सोचा कि हमें रिवोल्ट करना है और वो आग बबूला हो गए। इससे पहले इतने ज़्यादा लार्ज स्केल का रिवोल्ट कभी हिंदुस्तान की धरती पर देखने को मिला था क्या, जब से अंग्रेज़ आए थे या इन्होंने जो कमांड संभाली थी या कब्जा कर लिया जब से? नहीं ना। तो इस टॉपिक में बेसिकली श्रेय हम लोग ये जानने वाले हैं, जनता की नज़रों से हम लोग ये देखेंगे कि उनको ऐसी क्या दिक्कत प्रदन्या क्या तकलीफ़ें उनको हो गई थी कि वो आग बबूला हो गए। अब इसके लिए राइटर कह रहा है कि सबसे पहले हम दो सोर्सेज की तरफ देखते हैं। सोर्सेज की तरफ जाने से पहले ये वाला पॉइंट मिस ना हो जाए, इसलिए मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। रिवोल्ट ऑफ 1857 में वन ऑफ द कॉजेस जो था, ये प्रोमिनेंट कॉज है। शाइनी, इसको लिखना कभी भी मत भूलना मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर, क्योंकि यूपीएससी को तो छोड़ दो, लेकिन शाइनी हम जानते हैं आज भी जो छोटे एग्जाम्स होते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 उनके लिए फेवरेट टॉपिक है, जबकि लाखों बार इनसे पूछा जा चुका है इस टॉपिक से। हर किसी को पता है कि इस टॉपिक को कोई प्रिपेयर कर ले तो वो आराम से आंसर कर सकेगा, लेकिन वो बार बार फिर भी कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं। ठीक है। जो कॉजेज है श्रेया प्रतन्या, एक प्रोमिनेंट कॉज ये भी है रिवोल्ट ऑफ 1857 का कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1857 की क्रांति के प्रोमिनेंट कॉजेज क्या हैं, उनमें से एक कॉज था अफवाह फैलना, र्यूमर। इसने बहुत मेजर रोल निभाया है 1857 की क्रांति में। कुणाल, अफवाह इस तरीके से, अभी आप बाकी अफवाह तो नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप लोगों की सबकी कॉमन नॉलेज के हिसाब से मंगल पांडे का एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। हमें नहीं पता उस कारतूस में सच में गाय का मांस और सुअर की चर्बी थी कि नहीं थी, हमें नहीं पता, एक बार को मान लो। ठीक है। अब जब मंगल पांडे और उसकी रेजिमेंट ने शाइनी जब पूछा ऑफिसर से जाके, और वो टॉप लेवल का ऑफिसर मंगल पांडे का दोस्त भी था, इसने पूछा देखो मैं सबके सामने नहीं पूछना चाहता ताकि लोग बागी ना हो जाएं, आर्मी वाले एकदम से भड़क ना जाएं, लेकिन दोस्त तुम मुझे बताओ कि इसमें सच में कुछ ऐसा है क्या? मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे तो सच बता दो। तो वो डिनाई कर गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब मंगल पांडे को ये चीज़ श्योरिटी के साथ पता लग गई कि हाँ सच में सुअर की चर्बी और गाय का मांस मिलाकर ये कारतूस जो है, कार्ट्रिज का जो कैप है वो प्रिपेयर करा जा रहा है, दांतों से इसको पहले छीलना है और उसके बाद बंदूक में उसको डालना है उसकी बारूद को, और उसके बाद हमें राइफल चलानी है, रॉयल एनफील्ड राइफल जो थी। जब उसको इस बात का पता लगा कि मेरे को बेवकूफ़ बनाया गया है, हम सब हिंदुस्तानियों को बेवकूफ़ बनाया गया और हमारा धर्म भ्रष्ट करने की रणनीति है, तो ये र्यूमर इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलते थे कि जो लोग आर्मी के अंदर इन्वॉल्व नहीं भी थे, लेकिन धार्मिक आस्थाएं अंग्रेज़ों ने आर्मी वालों की, जो कि उसमें हिंदू और मुसलमान सैनिक काम कर रहे थे, उनकी जो धार्मिक आस्थाओं को जो ठेस पहुंचाया, तो बाकी लोग भी आग बबूला होंगे कि नहीं होंगे? ये मैंने मंगल पांडे के कंटेक्स्ट से एक र्यूमर के केस को जस्टिफाई करा है। डू यू एग्री? बताओ शाइनी, सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? तो र्यूमर्स एक बहुत ऐसी चीज़ थी कि जो लोग, मान लो कि श्रेया डायरेक्ट पीड़ित नहीं है ना, डायरेक्ट जो अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अर्पित अफवाह फैलने की वजह से ना बाकी लोग भी अंग्रेज़ों को शक भरी नज़रों से देखने लग जाते थे। एंड जैसे हम लोग कहते नहीं अर्पित कि जब चुगलियाँ किसी की करो तो 2 की 20 बनकर फैलती हैं वो, तो यहाँ पर जो अंग्रेज़ों की बुराई थी वो ऐसे ही 5 से 15 होकर फैल रही थी एक तरीके से। मतलब हो सकता है कि इतनी इंटेंसिटी से कुछ अंग्रेज़ ना भी कर रहे हों, लेकिन वही वाली बात है ना, ये तो मयूर पूरा का पूरा गांव का इलाका था। एंड गांव में अक्सर लोग क्या करते हैं कुणाल, पंचायतें वगैरह करते रहते हैं, मतलब एक दूसरे की चुगली करना, बातों को बड़ा चढ़ा कर बताना, एक की 3 लगा कर बताना। तो ये र्यूमर्स ने बहुत एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करा इस चीज़ में। ठीक है। जैसे ये देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको जस्टिफाई करना ना इम्पॉर्टेंट है, तभी आप आगे का टॉपिक समझ पाओगे। जस्ट अ मिनट। यहाँ पर क्या नाम है इसका, अब देखो आप लोग, ये जैसे मंगल पांडे मूवी का सीन है, अंग्रेज़ों ने जैसे ये
रॉयल इन्फेंट्री राइफल जो इंट्रोड्यूस करी, रॉयल एनफील्ड राइफल, अब यहाँ पर कन्विंस करने की कोशिश करी जाती है। जब भी आर्मी में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस होती है ना, तो सैनिक उसको कैसे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना हिंदुस्तानियों के बीच में एक असमंजस का माहौल ये चल रहा था कि ये कारतूस की जो र्यूमर वाली बात मैं बता रहा हूँ कि कारतूस के अंदर सुअर का मांस और गाय की चर्बी यूज़ करी गई है, ठीक है। एंड इसको अगर हमने कैसे भी करके ज़बान से लगाया तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सारे के सारे लोग जो हिंदुस्तानी जो सैनिक खड़े हुए हैं सामने, कुछ हिंदू हैं कुछ मुसलमान हैं। अब इसको ये लोग ऐसे देख रहे हैं जब आमिर खान आगे बढ़ रहा है कि ये क्यों आगे बढ़ गया। अब ये जो अंग्रेज़ खड़ा हुआ है ना, ये इसका दोस्त है। अब इसने एक रात पहले इसको दिलासा दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मान गया। एंड इसी चर्बी को लेकर, इसकी जो ग्रीस कार्ट्रेज है इसको लेकर ये है, तो कुछ हिंदू देख रहे हैं, कुछ मुसलमान शकबरी नज़रों से देख रहे हैं। इसने फाड़ दिया दांत से, देखो इसको। अब जबान पे टच अगर ये हो गया तो कईयों को देखो ये लग रहा है र्यूमर की वजह से कि अंग्रेज़ों ने तो बेवकूफ़ बनाया, इसने ज़बान पे रख लिया। गाय के मांस को हिंदू रीति रिवाज परंपरा के अनुसार अगर कोई ज़बान पे रख ले तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये चलती कैसी थी बता देता हूँ। पहले आपको ना ग्रीस ये जो कारतूस है, कार्ट्रिज है, दांत से फाड़नी है। ऊपर फाड़ दिया आपने, अंदर इसके बारूद भरा हुआ है। अब ये कार्ट्रिज जो है ऊपर, इसी के बारे में शक था कि ये सुअर की चर्बी और गाय के मांस से बनी हुई है। अब अंदर बारूद डालनी है, बंदूक के अंदर डाली, ठीक है, लेकिन मुंह से पहले फाड़ना पड़ेगा हमेशा इसको। आपने जो एक गोली होती है वो डाली, उसके बाद आप इसको अंदर से फिट कर रहे हो पूरे पाउडर को। और इसको ये नई राइफल जो इंट्रोड्यूस करी थी इन्होंने, ठीक है, लोड करी, एंड इसे चलाकर दिखा दी। अब देखो बात क्या थी, आप लोग क्या जानते हो उसके बारे में, ये चीज़ सही थी कि गलत थी बताओ। ये सच में हुआ कि झूठ तरीके से हुआ? अब लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, सोशली बाइकआउट करने की कोशिश करेंगे कि तुम कैसे मान गए, अधर्मी हो गए अब तो तुम। तो बताओ ये कार्ट्रिज वाला सीन क्या था, सच में था उसमें चर्बी थी सच में क्या थी? तभी तो बाद में ये अपने उसको मारता है ऑफिसर को। अब मैं एक बात बताता हूँ, देखो शाइनी क्या हुआ था, ये जो अंग्रेज़ है ना, ये लोग क्या करते थे, जैसे इस मूवी में तो चलो उसको इसका दोस्त दिखा दिया गया, सच में होगा भी हमें नहीं पता, इतनी डेप्थ स्टडी की हमें ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन ये जो अर्पित जो इसका दोस्त है, अगर र्यूमर को अगर तोड़वाना है, अगर र्यूमर्स की कमर को तोड़ना है अगर अर्शप्रीत, तो एक हिंदुस्तानी का सहारा तो लेना पड़ेगा ना भाई। अंग्रेज सारे के सारे आके बोल रहे हैं यहाँ पर क्वीन एलिजाबेथ क्यों ना खड़ी हो जाए अर्शप्रीत, तब भी नहीं मानेंगे हिंदुस्तानी। तो एक हिंदुस्तानी आदमी जब ये काम करके दिखाएगा तभी तो लोगों को ट्रस्ट होगा मयूर कि हाँ भाई एक ने इनिशिएटिव लिया है, ये कोई पागल तो होगा नहीं, इसको कोई शौक तो है नहीं अपने धर्म को तोड़ने का। तो हिंदुस्तानी भी यकीन, ये हिंदुस्तान में सॉरी हिंदू लोग भी यकीन करेंगे और मुसलमान लोग भी यकीन करेंगे इस केस वाली प्रक्रिया से। एग्री करते हो श्रेया? ये चीज़ ऐसे करके र्यूमर्स की कमर को तोड़ा जाता था, ऐसे करके तोड़ा जाता था र्यूमर्स की कमर। ये चीज़ समझाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दो सोर्सेज हमें डिस्कस करने हैं। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स, क्या है ये, एक बार के लिए बस इसको देखते हैं। एक बुक का नाम है यहाँ पर, लीस्ट इंपॉर्टेंट है, माझा प्रवास। इसको एक बंदे ने लिखा था जिसका नाम था विष्णु भट्ट गोडसे। ये एक ब्राह्मण था महाराष्ट्र के गांव से, ठीक है। इसने और इसके अंकल ने एक हवन यज्ञ अटेंड करा था जो कि मथुरा के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। विष्णु भट्ट ये लिखता है, इस रास्ते में जब ये जा रहे थे मथुरा के रास्ते में, इनको कुछ सिपाही मिले और उसने विष्णु भट्ट और उसके अंकल को ये बोला कि वो मथुरा तक की अपनी जर्नी को ना कंप्लीट करें, वो वापस लौट जाए, क्योंकि बहुत कुछ उलट फुलट अब होने वाला है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर 3 दिनों के अंदर अंदर। तो आपका यहाँ पर रहना सेफ नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ फंस गए तो अपने इलाके में अपने घर तक वापस ऐसे ना पहुँच पाओ। इन्होंने पूछा क्या बात हो गई, तो सैनिक क्या बताते हैं, देखते हैं उससे, क्या पता हमें कोई लर्निंग मिल जाए। इन्होंने बोला
जो अंग्रेजी हुकूमत है उन्होंने पूरी तरीके से ऐसा षड्यंत्र रच रखा है कि वो हिंदुओं का और मुसलमानों का धर्म जो है उसको भ्रष्ट करना चाहते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने इसके लिए लगभग 84 रूल्स बनाए हैं और इन रूल्स को हमारे ऊपर इस प्रकार से थोपा जाएगा कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसको उन्होंने अनाउंस भी करा है, हमारे पास पक्की खबर है। जब जब ये बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं से उनके पैलेसेस में मिलते हैं कलकत्ता के अंदर, उन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करा है और हमें पूरा का पूरा अंदर की खबर है कि इन्होंने ऐसा करा है। और राजा वगैरह इनसे डरकर इनकी इन रूल्स को इसलिए मान गए हैं क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत ने यह बोला है कि अगर हमारे रूल्स का पालन नहीं करा ना तो जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो परिणाम होंगे, उसको भुगतने के लिए तैयार रहना। तो बेसिकली क्या है, यहां पर रास्ते के अंदर विष्णु भट्ट को और उसके अंकल को यह बोला सिपॉइस ने कि जो राजा है ना, राजा भी इस मैसिव अपहीवल को, इस रिवोल्ट को, और जो 3 दिनों के अंदर अंदर जो पूरी की पूरी जो बगावत होने वाली है उसको ज्वाइन करेंगे। क्योंकि जब ही अपने कैपिटल लौटे राजा बहुत गुस्से में थे। और हमने क्या पढ़ा था करके लेक्चर में मयूर, किसानों से लेकर राजा रानी सबने ज्वाइन करा था कि नहीं करा था श्रेया इसको, रिवोल्ट ऑफ 1857 को। अब यहां पर इन्होंने ये बोला इसके लिए ये कोई नॉर्मल रिवोल्ट नहीं है, हम इसलिए आपसे कह रहे हैं कि मथुरा में जो भी आप कह रहे हो कि भाई साहब आप यज्ञ हवन अटेंड करने जा रहे हो इसलिए लौट जाओ, क्योंकि ये अब कोई हौश पौश तरीके से नहीं हो रहा है। इस बार इसके लिए बड़े बड़े प्लान बनाए जा रहे हैं, डेट को फिक्स करा जा रहा है, ठीक है, कि ये वॉर ऑफ रिलीजन कब लड़ना है हमें, और इसके लिए सीक्रेट प्लान बनाया जा रहा है। एंड वॉर ऑफ रिलीजन कुछ नहीं है। क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कुछ सिपाहीस हो सकता है मंगल पांडे की इन्फेंट्री से और रास्ते के अंदर, और जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया धर्म के साथ खिलवाड़ करने वाली बात, कारतूस भी उसमें से एक टॉपिक हो सकता है। ये जो रॉयल एनफील्ड राइफल की जो कार्ट्रिजेस हैं, बताओ, इसलिए मैंने पहले आपको वीडियो दिखा दी। ये जो धर्म को वाइप आउट करने वाली बात चल रही है हिंदू मुसलमानों की, क्या ये कारतूस वाली बात जो मैंने अभी आपको दिखाई मंगल पांडे की मूवी से आमिर खान ने जो स्टेप लिया, क्या ये इस चीज़ को जस्टिफाई करती है कि नहीं करती है? जब आमिर खान को पता लगेगा मयूर के, मतलब मंगल पांडे को जब बेसिकली पता लगा कि मेरे साथ गद्दारी करी गई, र्यूमर्स को शांत करवाने के लिए कुणाल मुझे मोहरा बनाया गया इस पूरी की पूरी कहानी का, तो उसने जो अपने ऑफिसर इन कमांड को जो गोली मार दी माथे पर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, क्या उसने कुछ गलत करा? ये उसका गुस्सा ही तो है ना जो उस पर निकला। ओके, एंड इनका ये बोलना था अर्पित, ये सबसे पहले जो रिवोल्ट था कहाँ से शुरू हुआ था? यूपी में। कहाँ से? मेरठ से। तो इन्होंने बोला मेरठ एक हमारा अड्डा है, यहाँ से पूरे के पूरे कौन कौन से राजा महाराजा क्या क्या जुड़ेंगे, इसके लिए लेटर्स जो हैं अलग अलग कंटेनमेंट को दिए जा रहे हैं। सिपॉइस ने ये बोला, यानी कि मेरठ एक अड्डा है, यहीं से सबको प्रोसीड करना है। एंड सारे के सारे सिपॉइस सबसे पहले कहाँ भागते हुए गए थे, जल्दी बताओ? सबसे पहला स्टेप क्या था इनका? दिल्ली। किसको अप्रोच करने? हाँ, मुगल एम्परर। कौन था शाइनी उस टाइम पर मुगल एम्परर? नहीं, शाह आलम टू नहीं, वो तो बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पर था, बहादुर शाह जफर 2। इसका मतलब शाइनी कि हम ये कह सकते हैं सिपॉइस प्लान तो बना रहे थे रिवोल्ट करने का, लेकिन दे वांटेड अ क्रिस्टल क्लियर डायरेक्शन एंड अ लीडरशिप, इसलिए उन्होंने इसको अप्रोच करा। एंड लाल किला मुगल एम्प्रेस का उस टाइम पर क्या था? हाउस, घर था, ठीक है। तो इससे ये चीज़ श्रेया, इससे हमारी जो लर्निंग है, जैसा कि हम वो ऊपर पढ़ रहे थे हिंदू मुसलमान वाली बातें और उनके धार्मिक भावनाओं को आहट करने वाली जो बातें थी, इस पैराग्राफ में और चीज़ जस्टिफाई कर दी। ये रियल इंसिडेंट था, ठीक है। आपको बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं किसी को भी प्रतन्या कि विष्णु भट्ट कौन था, ये माझा प्रभास की बुक क्या है। अगर आप ये मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं पढ़ाता मैं, अगर ये MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन को कोई एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है, मेरे को कोई शौक नहीं है मुंबई जाने का। वॉर ऑफ रिलीजन इसलिए कहा गया है कि हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश करी थी ना, अब देखो धर्म की आड़ में हम देखो आप क्या क्या करके दिखाते हैं। ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। वॉर ऑफ रिलीजन मतलब हमारे धर्म को, हमारे ईश्वर को, हमारे अल्लाह को, हमारे शिव को, हमारे विष्णु को तुमने हमसे छीन लिया, ये षड्यंत्र रच के। क्यों? सुअर मुसलमानों के लिए हराम है, एंड गाय का मांस जो होता है, कहते हैं श्री आपको पता होगा कि बीफ ना कभी भी खाना नहीं चाहिए, जो आजकल के लौंडे लपाड़े खा लेते हैं प्रोटीन में मिलाकर और वो करके। हिंदू रीति रिवाज के अकॉर्डिंग बीफ अगर जिस दिन आपकी जबान से टच हुआ ना, आप अधर्मी हो जाते हो, आपका कोई धर्म नहीं रह जाता। एंड विष्णु
विष्णु पुराण के अंदर जैसे जो कि मरने के बाद हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं उसमें ये चीज़ लिखी हुई है कि मतलब सारे नॉनवेजों में जो बीफ होती है ना, गाय का मांस जो होता है, गाय के अंदर क्योंकि 36 कोटि के देवी देवता कुणाल वास करते हैं, है ना, इसलिए हम उसको इतना पवित्र मानते हैं। अब क्या कहते हैं सारे एनिमल्स में, तो उसके मांस को खाना, एक सेकंड, उसके मांस को खाना तो मतलब ठीक नहीं माना जाता। अब ये चीज़ जब हुई तो धार्मिक भावनाएं लोगों की खराब हुई, इसलिए इसको वॉर ऑफ रिलीजन बोला जा रहा है मयूरी। ये ऐसा नहीं है कि तलवार लेकर लाहौल विला हुआ हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ, आपस इनकी कोई लड़ाई नहीं है। हाँ हाँ कुणाल बताओ क्या बोल रहे हो। आगे हम पढ़ेंगे वैसे इसको कि जो रिवोल्ट है सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, पूरी तरीके से आज़ादी क्यों नहीं मिल पाई। ये एक शुरुआत थी कुणाल, ये एक शुरुआत थी, अभी प्रॉपर तरीके से डायरेक्शन लेस ही थी ये मूवमेंट। आगे चल के हम देखेंगे, यहाँ पर भले ही लिख दिया गया हो शरिया के प्लान ऑफ एक्शन बन रहा है, मीटिंग होने वाली है, राजा महाराज ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन क्या होता है जब भी इस ज़माने के अंदर वॉर, अब देखो ना पहली आगी तो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो उठ रही है, यहाँ पर सबको ना अपने कुकीज़ बटोरने का शौक हो रहा था। यहाँ पर मैं लीड करूँगा, मैं लीड करूँगा, मैं लीड करूँगा। एंड सबसे बड़ा मतलब क्या बोलो उसको, जिसकी वजह से ये पूरे की पूरी ये मतलब मूवमेंट फेल कर गई, मुगल एम्परर के हौसले और इरादे इतने बुलंदी नहीं थे। इसको लीडर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी ना कुणाल, बात ये थी पूरी की पूरी। ठीक है, और भी उसके रीजंस थे कि रिवोल्ट क्यों फेल हो गया, वो हम आगे देखेंगे अभी चैप्टर इसी के बारे में। सोर्स 2, सून देयर वॉज एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। ये एक्साइटमेंट मतलब कोई खुशी और उल्लास को जिक्र करते हुए नहीं बोला जा रहा है, काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ एंजाइटी एंड नर्वसनेस एंड द क्यूरियोसिटी फॉर टेकिंग रिवेंज, उसको एक्साइटमेंट बोला जा रहा है। देखते हैं अभी हमारे पास कुछ अकाउंट है सूबेदार सीताराम पांडे के। सीताराम पांडे एक बंदा था जिसको 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी के अंदर एज अ सिपाही रिक्रूट करा गया था। इसने अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम करा उनकी आर्मी में, देख रहे हो, फॉर 48 ईयर्स एंड 1860 में रिटायर होता है। इसने अंग्रेजों की मदद करी थी रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए। हालांकि इसका खुद का बेटा जो था वो बगावत में उतर आया था, लेकिन फिर भी इसने हिंदुस्तानियों की मदद करने से ज़्यादा अंग्रेजी हुकूमत का पूरी तरीके से साथ निभाया था, अपनी जॉब में कंप्लीट तरीके से लॉयल्टी दिखाई थी। और इसके बेटे को जबकि अंग्रेजी हुकूमत ने मार दिया था इसकी आंखों के सामने, तब भी इसका दिल नहीं पिघला, तब भी ये अंग्रेजों के लिए काम करता रहा। तो इसको इसके कमांडिंग ऑफिसर ने बोला था कि तुम ना अपनी जीवनी के बारे में अपनी डेली आंसर राइटिंग कह रहा हूँ, डायरी राइटिंग करा करो रिटायरमेंट के बाद, कि तुमने क्या क्या सीखा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। ठीक है, एंड इसने जो मेमोइर्स जो अपने लिखे उसको एक टाइटल के अंदर कंपाइल करा गया, बुक की फॉर्म में आप कह सकते हो, फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार। अब ये बोलता है, यानी कि ये बंदा आपको कैसा दिख रहा है, लॉयल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है अंग्रेजों के लिए, बताओ। अपने बेटे की मौत को देखकर भी रहम नहीं आया ना इसके मन में, या फिर ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैं अंग्रेजों को मार दूं उनके लिए बागी हो जाऊं, है ना। कहता है इट इज़ माई हम्बल ओपिनियन कि जो अवध को जो सीज कर लिया गया है, इसकी वजह से जो सिपाहीज की जो बुद्धि है वो कुछ ऐसे मतलब र्यूमर्स वगैरह के अंदर फंस गई है कि वो लोग ना सरकार के अगेंस्ट खड़े होने का सोच रहे हैं। जो अवध के नवाब के जो अवध का जो नवाब है उसके जितने भी लोग हैं, एंड ऑल्सो किंग ऑफ दिल्ली, यहाँ पर किंग ऑफ दिल्ली किसको बोला जा रहा है, बहादुर शाह जफर टू। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये बेसिकली फॉरेनर्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसकी आर्मी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, इतनी मुझे भनक है। ठीक है, अब कहता है, देखो र्यूमर्स वाली बात मैं आपसे कह रहा था ना,
कह रहा है कि एक सोल्जर ने दूसरे सोल्जर को इंक्लूड करने के लिए इस म्यूटिनी में 10,000 झूठे वादे प्रोमिसेस कर डाले, झूठी बातें रचा डाली कि कैसे ना कैसे करके जो मुगल एम्परर है बहादुर शाह जफर टू, उसकी जो सल्तनत है वो कायम रहे, और सक्सेसफुल तरीके से सोल्जर्स और मुगल एम्परर किंग ऑफ दिल्ली मिलकर ये सोच रहे हैं कि वो इन फॉरेनर्स को यहां से खदेड़ फेंकेंगे हमेशा के लिए। ये इसने बोला कि उस टाइम पर ऐसा पूरा का पूरा हवा का माहौल था, हवा का रुख था हमारे खिलाफ, यानी कि ही इज एक्सेप्टिंग शरिया। सीताराम पांडे एक्सेप्ट कर रहा है बीइंग अ सिपाही कि रिवोल्ट इतना भयंकर लग रहा था सुनने में, इतना फील करने में कि अंग्रेजी हुकूमत पूरी की पूरी तरीके से ध्वस्त हो सकती थी। इतने ज़्यादा आउटरेजियस थे सिपाही उस टाइम पर, गुस्से में थे। ठीक है, अब ये पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो नहीं था, लेकिन ये चीज़ ये ज़रूर शो करता है अर्पित कि दिस वॉज अ रिवोल्ट इस टाइम पर, जिसको हमें सीरियसली पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए, क्योंकि पहली बार इतने बड़े लेवल पे एक बगावत हो रही थी। आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो एक अलग इशू है। ऐसे तो पीजेंट रिवोल्ट भी हमने देखे थे तमिलनाडु के एनसीआरटी में छरिया, वो लोग भी तो ये कहते थे हम अपने रीजन को एस्टैब्लिश करके, जैसा कि आप पूछ रहे थे, खुद की सरकार बना लेंगे, हम लोग खुद के रूल्स बना लेंगे उस रीजन में, है ना, संथल परगनास याद है। तो यहां पर लेकिन क्या है, इस बार ये बगावत हाई लेवल की इसलिए कुणाल, पूरे देश को आजाद करवाने की बात चल रही है कि अंग्रेजी हुकूमत को तो फटाफट चुटकी बजाकर बाहर फेंक रहे हैं। इस बार ये नहीं सहन करेंगे, सारे लोग इतना त्रस्त आ चुके हैं, अब तो आर्या पार की लड़ाई। क्या गलत हो गया, क्या चीजें फेल कर गई, क्यों ये मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाई, वो आगे चल के देखेंगे इस चैप्टर में। तो रिबेल सिपाही जो थे मेरठ के अंदर, उन्होंने ऑफिसर्स को अटैक करा, उनके घर में वो घुसे एंड उनकी बिल्डिंगों को आग लगाई। देख रहे हो गुस्सा इनका। आज से पहले कभी इतनी हिम्मत थी किसी में, किसी हिंदुस्तानी में, कि अंग्रेज जो अंग्रेज हैं उनके साथ ऐसा करे? वो बिल्कुल नहीं। बस आपको ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ये तो बेकार। इसके अंदर क्योंकि वही वाली बात लिख रखी है, इसलिए नहीं पढ़ाना चाह रहा मैं। ये र्यूमर वाली बात है, मैं आपको क्योंकि वीडियो दिखा चुका, इसलिए मैंने इस लेक्चर्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको सबसे पहले वीडियो ही दिखाई। न्यू राइफल्स इसने बोला जो इंट्रोड्यूस करी गई, जिसकी कार्ट्रेज के ऊपर, कारतूस के ऊपर ग्रीसिंग करी जाएगी विद द फैट्स ऑफ काउज एंड पिग। ये वही वाला इशू है। इसकी वजह से भी हर एक रेजिमेंट के अंदर एक्साइटमेंट शुरू हो गई। एंड मैंने आपको बोला जैसे कि एक्साइटमेंट मतलब बेसिकली क्या, लोगों की भावनाएं जो थी, धार्मिक भावनाएं जो थी, जब इन्होंने हर्ट करी तो अब तो उनका जो बौखलाहट थी वो चरम सीमा पर पहुंच गई। इनको ये लगा कि उनके रिलीजन को इंसल्ट करा गया, ठीक है, एंड सिपाही का जो माइंड था वो बिल्कुल तरीके से बौखला गया, ठीक है। इनको ये लगा ये हमें क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, और इससे दोनों लोग पीड़ित थे, मोहम्मडन्स, मुसलमान भी और हिंदूज भी। वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको दिखाई मंगल पांडे वाले इसमें। अब ये देखो, एक छोटी सी म्यूटिनी तो थी, अलग अलग जगह पर जहाँ पर भी जो चीज़ें हो रही हैं, लोग नॉर्मल सा मयूर धरना प्रदर्शन भी कर सकते थे, है ना। अलग अलग जगह पर एक प्रकार से धरना प्रदर्शन ही हो रहा था। चलो ठीक है, मान लिया कि थोड़ा वॉयलेंट नेचर का हो रहा था श्रेया, के अंग्रेजी ऑफिसर जो थे उनके बिल्डिंगों को आग लगाई जा रही थी, उनको मारा पीटा जा रहा था, लेकिन म्यूटिनी एक प्रॉपर तरीके से रेबिलियन में कैसे कन्वर्ट हो गई। अब म्यूटिनी का मतलब सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या होता है, जब सोल्जर जो होते हैं पूरे के पूरा एक ग्रुप बनाकर, एक गट्ठा बनाकर, वो ये कहते हैं हम 1-2 नहीं सर जी, 2-4 नहीं, 15-20 नहीं, 500-600 नहीं, सारा का सारा जो हमारा ग्रुप है मेजॉरिटी का, वो जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनके डिसीजंस को, उनके ऑर्डर्स को हम लोग डिसओबे करते हैं, हम तो नहीं मानेंगे आपकी बात। जबकि ये चीज़ आपको सुनने में ना बहुत कैजुअल लग सकती है म्यूटिनी वाली बात, लेकिन अर्पित आपको भी पता है कि आर्म्ड फोर्सेस के अंदर ना एक ऑफिसर का गलत ऑर्डर भी फॉलो करना ना कितना बड़ा रिचुअल होता है, आपको करना पड़ता है आंखें बंद करके। आप वहां पर अपनी बुद्धि नहीं चला सकते। अगर उसने बोला कि बंदूक दबा दो तो दबा देनी है आपको ये नहीं देखना कि सामने कौन खड़ा हुआ है। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है। आर्म फोर्सेस के अंदर ऐसा नहीं चलता कि सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। ये होती है म्यूटिनी।
लेकिन ये छोटे मुट्ठी भर जो सोल्जर से, उनकी बगावत से जो चीज़ें शुरू हुई, वो कैसे करके एक पूरे के पूरे जो देश था, लोग थे उत्तर भारत के, नॉर्दर्न इंडिया के, वो आग बबूला एक साथ हो गए। फिर उसके अंदर सिर्फ सोल्जर्स नहीं, पीजेंट्स, किंग, क्वीन, विमेन, मैन, ज़मींदार, ये सारे के सारे लोग जो थे, ज़मींदार तो हालांकि चलो ठीक थे, लेकिन मतलब उनके खिलाफ ही थी एक तरीके से म्यूटिनी वैसे तो, लेकिन कुछ ज़मींदार ऐसे थे जो कि त्रस्त थे अंग्रेज़ी हुकूमत से। जब किंग और क्वीन खुद त्रस्त थे, हमने देखा था, तो ज़मींदार तो होंगे ही होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसे पक्का ही होंगे। ये सारे के सारे लोग एक साथ रेबिलियन पे कैसे उतर आए? अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस एक और है, एक लिहाज से और इम्पोर्टेंट है। यूके, या जिसको ग्रेट ब्रिटेन आप बोलो उस ज़माने के अंदर, अब इसके ऊपर जो रेबिलियन हुई ना, यानी कि ये है इंडिया, ये इंडिया। अब यहां पर क्या है, अगर कोई भी एक रीजन अगर बगावत करे दोस्तों, जैसे मान लो कि यहाँ के लोग पागल हो गए, यहाँ के लोग पागल हो गए, इधर के लोग पागल हो गए, हमें दिख रहा है फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 रीजन्स हैं जहाँ पर लोग म्यूटिनी कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। इनको शांत करवाना आसान है, लेकिन अगर यही इंडिया का मैप जो है बगावत के तौर पर अगर हम लोग देखें, अगर यहाँ पर बगावत इतनी बढ़ गई है, तो यानी कि अब इनके लिए मल्टीपल फ्रंट्स पर इनको संभालना पड़ेगा। एंड जैसा कि आप जानते हो श्रेया, मैंने आपको बताया था, मैन एंड मटेरियल, मनी एंड मसल पावर को खर्च करने से ये लोग बचते थे, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा प्रधान्य बगावत को संभालने में। बिल्कुल, और थी तो प्राइवेट कंपनी उस टाइम पर। सोल्जर्स जो थे इनके कम थे, हिंदुस्तानियों को जो रिक्रूट करा जाता था वो सोल्जर्स ज़्यादा थे। अब यहां पर जब यूके नहीं लिखना चाहिए वैसे मुझे इसको, सॉरी, नहीं, इंडिया एज अ कॉलोनी लिखना चाहिए मुझे इसको, इंडियन कॉलोनी। जब यहां पर मल्टीपल फ्रंट से अब इसके ऊपर अटैक होना शुरू हो रहे हैं, ये भी बगावत, ये रीजन भी बगावत कर रहा है, दिल्ली, मेरठ, भोपाल, आगरा, बंगाल, महाराष्ट्र, ये सारे के सारे और कुछ ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह सब बगावत कर रहे हैं। अब आप तलवार आपको कोई सामने से मारे तो आप उसको देख भी लो, पीछे से मारे तो संभाल भी लो। हर जगह से जब आपके ऊपर घाव, जब क्या कहते हैं, आपको मारा जा रहा है, घाव दिया जा रहा है, ज़रूरी नहीं ना आप संभाल लो, आप हो सकता है फॉल्टर कर जाओ। और इंडियन कॉलोनी जो है वो अगर हाथ से निकल गई तो ये तो प्राइवेट कंपनी बोरिया बिस्तर पैक करके वापस लौट जाएंगे, लेकिन प्रॉफिट मेकिंग या प्रॉफिट का मेजर शेयर जो होगा, जो इंग्लैंड के हाथों जाना चाहिए, क्वीन के पास जाना चाहिए, वो छिन जाएगा। इसकी एक और इंटरप्रिटेशन है, इसको संभालना क्यों ज़रूरी था। ब्रिटेन जो था वो, इंडिया तो सिर्फ एक कॉलोनी थी, पूरे के पूरे एशिया और अफ्रीका के ऊपर उसने कब्जा कर रखा था। यानी कि हम श्रेय ऐसा कह सकते हैं ना प्रधान्या, 50 से 60 देशों के ऊपर उसने कब्जा कर रखा था। एक कॉलोनी में इस प्रकार की रेबिलियन शुरू हो गई, लोग आग बबूला हो गए, इससे इंस्पिरेशन लेकर क्या दूसरी कॉलोनी के लोग आज़ादी की डिमांड नहीं कर सकते क्या? वो भी तो तरस होंगे अंग्रेजी हुकूमत से, नेचर तो सेम ही था ना इनका रूल करने का। बस अच्छा, एक बात और बता दूं, ये चीज़ ना स्प्रीत 1857 के ज़माने में तो फेल करके कि दूसरी कॉलोनीज़ को इंस्पिरेशन नहीं मिली, लेकिन जब बात 1940s की आती है ना और हमारी आज़ादी की लड़ाई की आती है, तब ये जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ ये जो थी ना, यहाँ पर जब इन लोगों ने देखा कि हिंदुस्तानी जो लोग हैं वो मूवमेंट कर रहे हैं, डीकॉलोनाइजेशन की स्ट्रगल कर रहे हैं। कॉलोनाइजेशन का मतलब होता है किसी भी कंट्री को कॉलोनी बना लेना। डीकॉलोनाइजेशन का स्ट्रगल जो होता है उसको कहते हैं हम लोग उसको कहते हैं हम लोग नेशनल मूवमेंट। एंड क्योंकि हमारी डीकॉलोनाइजेशन स्ट्रगल हमारे देश में चल रही थी, इसलिए हम हमारी नेशनल मूवमेंट को इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं, INM। तो इसी के लिए प्रतन्या याद है, जवाहरलाल नेहरू ने 5 लोगों का ग्रुप बनाया था, बंदे कॉन्फ्रेंस, नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि आज़ादी के बाद हम लोग ये जितने भी सुपर पावर्स हैं और जितना भी इनका पूरा का पूरा ग्रुप है,
हम इनको ज्वाइन नहीं करने वाले, हम सेपरेट रैकेट चलेंगे। ये स्ट्रेटजी नहीं, हाँ वो तो चलो कोल्ड वॉर की बात है, लेकिन इन्होंने बोला हमें किसी भी मेजर यूरोपियन पावर को ज्वाइन करना ही नहीं है। एंड जैसा कि आपको याद होगा, गमल अब्दुल नासिर, जवाहरलाल नेहरू, जोसेफ ब्रोज टीटो, कौमे नक्रुमा, डॉक्टर सुकर्नो, इन पांचों ने ग्रुप बनाया था एंड डीकॉलोनाइजेशन की स्ट्रगल में इनका अहम योगदान था। ये क्या था, ये देश ना गुलाम थे अंग्रेजों के और कुछ अदर पावर्स के भी। इन्होंने बोला हम आज़ादी के बाद ना एक दूसरे की मदद करेंगे, कोई बात नहीं, हम सारे वीक एक दूसरे की मदद करेंगे। इंडिया से जो लीडर थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट से गमल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्नो, इजिप्ट वाली तो बता दी मैंने, ये घाना से कौमे नक्रुमा, एंड यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो। इन्होंने ग्रुप बनाया नैब। अश्रीत बताने वाली बात, तो ये चीज यहां पर उस टाइम पर नहीं हो पाई। कुणाल देख रहे हो जो तुम कह रहे हो कि देश जो आजाद क्यों नहीं हो पाया, 1857 के अंदर डायरेक्शन क्लियर नहीं थी, हर जगह से ब्रिटेन के ऊपर अटैक नहीं हो रहा था। जैसे मैंने इंडियन कॉलोनी यहां पर लिखा, अब मेरे को लिखना चाहिए यूके। अब यूके के ऊपर 1940s में मल्टीपल फ्रंट से अटैक होने शुरू हो जाएगा। ये कॉलोनी भी स्ट्रगल कर रही है, ये कॉलोनी भी स्ट्रगल कर रही है, ये कॉलोनी भी स्ट्रगल कर रही है, प्लस सोने पे सुहागा, एडिशनल खर्चा क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी अभी उठाया था खर्चा इतना सारा, हालांकि विनर दोनों जगह पर यही था, लेकिन इतना पैसा नहीं संभाल सकते ना, इतना पैसा खर्च करना नहीं संभाल सकते। तो क्या हुआ, एक एक करके भाई लोग आज़ादी दे दी। आज़ादी कोई ऐसी मैजिक नहीं था कि मिल गई हमें। अगर इंग्लैंड चाहता ना तो 1947 के अंदर भी आज़ादी नहीं मिलती हमें, वो त्रस आ चुका था खर्चा करने से, इसलिए आज़ादी मिली हमें। कोई रियल रीज़न पूछे ना आपसे इंडिपेंडेंस का, ये है रियल रीज़न। क्योंकि जानने वाली बात है ना मयूर के 1940s के अंदर ऐसा क्या मैजिक हो गया, इतनी क्या हमदर्दी हो गई यूके को कि सारी की सारी एशियन और अफ्रीकन जो कंट्रीज थी एक के बाद एक आज़ाद होती चली गई। खर्चा ज़्यादा हो रहा था यार। जब खर्चा ज़्यादा होता है तो आप प्लान ड्रॉप कर देते हो अपने बहुत ज़्यादा, कि हमें इतना भी खर्चा नहीं करना है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जो स्ट्रगल्स थे रूलर्स और रूल्ड के बीच के, तो सारे स्ट्रगल थे, है ना। अंग्रेजी हुकूमत रूलर, हिंदुस्तानी दे आर द पीपल हु आर बीइंग रूल्ड, राइट। अब ये कोई नई बात तो थी नहीं, ये जो इस प्रकार के जो स्ट्रगल्स हैं इनके बीच में जो तू मैं कोई नई बात तो थी नहीं। लेकिन रिवोल्ट ऑफ 1857 के अंदर ये एक यूजुअल फिनोमेना नहीं था, ये एक डिफरेंट लेवल पर जाकर ये रेबेलियन बना। अब बेसिकली हुआ क्या, आज से पहले, इससे पहले मतलब 1857 से पहले जब कोई भी स्ट्रगल्स जब होते थे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, मतलब हाँ ठीक है, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जब भी कोई स्ट्रगल्स होते थे, हिंदुस्तानी और अंग्रेजी हुकूमत जब भी भिड़ते थे, तो इतना ज़्यादा वाइड स्प्रेड मूवमेंट आज से पहले कोई हुई नहीं थी कि जहाँ पर पॉपुलर रेजिस्टेंस, पॉपुलर वर्ड इज यूज फॉर द पब्लिक, फॉर द सिटीजन, कि जो रेजिस्टेंस है इतने हाई लेवल पर हो, इतने हाई लेवल पर हो कि जो स्टेट की जो पावर मशीनरी है वो पूरी तरीके से चरमरा जाए, पूरी तरीके से टूट जाए। काफ़ी सारे लोगों को इस ज़माने में प्राधान्य ये लगने लगा था, काफ़ी सारे जो लोग थे जो स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी सारे जो रीजन थे, उन सारे लोगों को ये लगने लगा था, कुल मिलाकर हिंदुस्तानियों को ये लगने लगा था हम सबका एक ही कॉमन एनिमी है, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर एक साथ अगर हम लोग इसके खिलाफ उठे ना तो ही हम इसके रूल को ध्वस्त कर सकते हैं, वरना एक एक करके हमें हरा देंगे। तो लोगों ने इस वजह से 1857 का ईयर इसलिए यूनिक है क्योंकि पहली बार एक दूसरे का हाथ पकड़कर आपसी सहमति से अपनी वॉइस को, अपने स्ट्रगल को, अपने रिवोल्ट को, अपनी डिमांड को इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करा कि उन्होंने साथ मिलकर काम करने के लिए आपसी सहमति जताई, इनिशिएटिव भी उसी डायरेक्शन में लिए, एंड बेसिकली सबको ये उम्मीद थी, सबका एक कॉन्फिडेंस था कि हमें ऐसे करके अंग्रेजी हुकूमत से राहत मिल जाएगी, हम इनको देश से बाहर खदेड़ फेंकेंगे। अब इस प्रकार की जो सिचुएशन थी, अब यही लिमिटेशन है। देखो श्रेया, देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, नॉर्दर्न पार्ट्स में ही ज़्यादा ये लोग उत्तेजित थे। प्रधन्या,
वेस्ट इंडिया, सदर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। ज़्यादातर आपको कभी सुनने को मिलता है बचपन से 1857 की क्रांति के बारे में, इन सारे इलाकों के बारे में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, तेलंगाना, नागालैंड, सुनने को मिला है कभी ये वाले जो हिस्से थे? नहीं। यानी कि देश के लोग उभर तो पड़े हैं, लेकिन कुरान अभी भी ना, जितना देश उठना चाहिए ना इनके खिलाफ, बोलना चाहिए, म्यूटनी करना चाहिए, रेबेलियन करना चाहिए, उतने लोग भी नहीं थे। अभी थे लेकिन उतने ज्यादा भी नहीं थे। तो अब हुआ क्या, लगभग 100 साल तो इनके कॉन्क्वेस्ट को हो चुके थे। अभी 100 साल वाली बात आपको याद होगी श्रेया, मैंने आपको बोला था बैटल ऑफ प्लासी कब, और अब ये 1857। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसको पहली बार अपने 100 साल के रूल में इतना मैसिव रेबेलियन फेस करने को मिला, ठीक है, जो कि स्टार्ट हुआ मई 1875 में, 1857 में, सॉरी 1857। अब क्या हुआ, इनकी जो स्टेबिलिटी थी इंडिया के अंदर वो थ्रेटन हुई। बोरिया बिस्तर पैक करने का टाइम आ चुका था। जो सिपाहीज थे, शुरुआत तो हालांकि इनसे ही हुई क्योंकि तरस तो यही थे इनके साथ काम करते करते। सबसे बड़ी जो एक बात जो थी जिसके लिए इनको गुस्सा था, इनको इज्जत पूरी दी जा रही है, यूज इनको करा जा रहा है। समुद्र के रास्ते जहां पर एक धारणा बन रखी है कि अगर हम समुद्र को लांग गए, क्रॉस कर गए तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हर काम के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए, लेकिन टॉप लेवल के ऑफिसर हमेशा कौन बनेंगे? क्या थंब रूल था? ब्रिटिशर्स। देश किसका है ये? हिंदुस्तानियों का। मेजॉरिटी ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में फोर्सेस कौन सी तैनात है? अंग्रेजी चमड़ी या हिंदुस्तानी चमड़ी? हिंदुस्तानी चमड़ी के लोग, इंडियंस जो थे। लेकिन फिर भी टॉप लेवल कमांडिंग ऑफिसर्स वगैरह हमेशा किसको बनाया जाएगा? गोरे लोगों को। तो सिपाहीज ने म्यूटिनी करना स्टार्ट करी बड़ी सारी जगह पर। शुरुआत होती है मेरठ से, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी दे रोज अप इन रेबेलियन। एंड ये हमें पता है ना, राजा महाराजा, रानी, पीजेंट्स, जमींदार, नॉर्मल वर्किंग क्लास, आर्टिजन, सबने पार्टिसिपेट करा था। एंड इसको जब से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंसोलिडेट करा था इंडिया को, उस जमाने से लेकर 1857 तक इसको बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस बोला जाता है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ इन द 19th सेंचुरी। और इससे बड़ा उस जमाने का आर्म्ड रेजिस्टेंस, आर्म्ड स्ट्रगल दुनिया में इससे पहले कहीं पर भी देखने को नहीं मिला था। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।